अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो फिर से एक जंग के ऊपर है। मई के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, जून के अंदर इसराइल और ईरान की जंग हुई, और अब कंबोडिया और थाईलैंड की जंग जुलाई के अंदर हुई 2025 के अंदर। बैक टू बैक 3 महीनों में ये हमें जंगों के सिलसिले देखने को मिले। इसकी क्या वजह है ये तो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन आज की वीडियो में हम थाईलैंड और कंबोडिया की जंग को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो थाईलैंड और कंबोडिया की ये जंग है, क्या ये बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ममालिक के दरमियान में उसी की तरह हैं, या ये एक अभी अभी शुरू हुए वाला नया कॉन्फ्लिक्ट है। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है बहुत पुराना है, अब तो जब से पाकिस्तान का वजूद आया हुआ है तब से है। सिमिलरली ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट भी पुराना है, या रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट भी पुराना है, अमेरिका रशिया का कॉन्फ्लिक्ट भी पुराना है। तो क्या थाईलैंड और कंबोडिया का भी कॉन्फ्लिक्ट पुराना है? तो जवाब है येस, ये भी काफ़ी पुराना है। और जो इसकी वजह है वो है हमारे पास जो हमें पढ़ के मिलती है वो है कि जो हिंदू एंशियंट टेम्पल्स हैं उनकी ओनरशिप से रिलेटेड ज़्यादातर इनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। माजरत ख्वाह हूँ पहले ही अगर मैं नाम गलत लूँ। प्रिया विहीर करके एक टेम्पल है, हिंदू टेम्पल, जो कि थाईलैंड के अंदर है। लेकिन 1962 के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको अलॉट कर दिया था कंबोडिया को। तो जिस वजह से उस टाइम पर थोड़ी सी स्कर्मिशेज हुई थी, और जो थाईलैंड के जो फौज थी उसने जो उस टेंपल के इर्द गिर्द का लैंड था उसको सर्कल कर लिया और उसके यहाँ उसके मतलब इर्द गिर्द अपनी फ़ौजें खड़ी कर दी। फिर हमारे पास इसके बाद आता है 2008 का इवेंट, जिसमें जो कंबोडिया है उसने जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके अंदर इस टेंपल को लिस्ट कराने की कोशिश की, उसके अंदर उसका नाम डालने की कोशिश की, जिस पर कंबोडिया और थाईलैंड की छोटी मोटी थोड़ी सी स्कर्मिशेज और हुई। फिर 2011 के अंदर कंबोडिया ने जाकर दोबारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील दायर की, और उस पर उसने कहा कि जो इर्द गिर्द का लैंड है वो भी हमें मिलना चाहिए। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2 साल के बाद फैसला सुनाकर ये कहा कि जी ये लैंड भी जो इर्द गिर्द का लैंड है इस टेम्पल के वो भी कंबोडिया को ही जाता है। तो यानी थाईलैंड और कंबोडिया की वॉर काफ़ी पुरानी है और इसकी मेन रीज़न भी हमने आपको समझा दी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो इस दफ़ा की जो अभी जंग शुरू हुई है उसकी वजह क्या थी। तो असल में ये फरवरी से स्टार्ट होता हुआ आ रहा था। फरवरी के अंदर कुछ कैम्बोडियन ट्रूप्स जो थे वो गए और एक और हिंदू टेम्पल ता मुआन थॉम, सॉरी माजरत अगर मैं गलत नाम लूँ तो असल में उसके इर्द गिर्द उन्होंने चक्कर काटते हुए अपना नेशनल एंथम गाया कंबोडिया के ट्रूप्स ने, जिसकी वजह से एक चिंगारी मिल चुकी थी अब इस कॉन्फ्लिक्ट को जो थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान में था, जो कि जिसके बाद जो इन नेशनल एंथम उनके पढ़ने के बाद थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान में आपस में थोड़े बहुत स्कर्मिशेस वगैरह हुए। फिर इसके बाद मई के अंदर बॉर्डर के ऊपर गन फायरिंग के दौरान एक कंबोडियन सोल्जर मारा गया, जिसकी वजह से ये एक जंग का लेवल एक और ऊपर की तरफ बढ़ गया। फिर उसके बाद जुलाई के अंदर दोबारा से जिस तरह इनके पिछले मामलात के ऊपर लड़ाई होती रही, एक एंशियंट हिंदू टेम्पल के ऊपर दोबारा से इनकी एक जंग शुरू हुई, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉर्डर के ऊपर जाती रही और एक ये लार्ज स्केल वॉर में अब एक कन्वर्ट हो चुकी थी। तो अब हम बात कर लेते हैं जो इवेंट्स हुए हैं वॉर के उसके बारे में थोड़ा सा। तो सबसे पहले कैजुअलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं और जो लोग बेघर हुए हैं उनके बारे में। तो असल में 22 से 25 के दरमियान का नंबर आ रहा है थाईलैंड की कैजुअलिटीज़ के बारे में, और 12 से 14 का नंबर आ रहा है कंबोडिया की कैजुअलिटीज़ के बारे में। और टोटल जो मिसप्लेस्ड और जो घरों से दूर हुए होने वाले लोग हैं वो हैं 3 लाख के करीब, यानी बहुत बड़ी अमाउंट, जो कि अपने घरों को छोड़कर चली गई बिकॉज ऑफ वॉर। और जो नंबर्स आ रहे हैं, सबसे पहले तो ये बात बड़ी ज़रूरी है कि जो थाईलैंड की जो ग्लोबल रैंकिंग थी आर्मी की वो थी 25th, और कंबोडिया की थी 95th, यानी बहुत बड़ा गैप था दोनों के दरमियान में। जबकि जो थाईलैंड की कैजुअलिटीज़ हुई जिसमें सिविलियंस और सोल्जर्स दोनों शामिल हैं वो 22, जिसके मुकाबले में कंबोडिया की सिर्फ 14, यानी, और जिसका इल्ज़ाम फिर थाईलैंड ने कंबोडिया पे लगाया भी कि आपने हमारी कैजुअलिटीज़ जो सिविलियन आबादी है उसके ऊपर ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो ये एक काफ़ी जिसको कंबोडिया ने ऑब्वियसली डिनाई किया, लेकिन देखा जाए तो जिस तरह की मिलिट्री पावर और जो हमें देखने को मिल रही है, थाईलैंड के पास F-16 जैसे बड़े जहाज़ और उनकी जो रैंकिंग वो भी ऊपर, उस मुकाबले के लिहाज से तो थाईलैंड को काफ़ी नुकसान हुआ इस जंग में। और एक और जो इसमें अहम बात कि थाईलैंड ने अपने F-16 जहाज़ यूज़ किए, उसने काफ़ी डिफरेंट मिज़ाइल लॉन्चर्स और रॉकेट लॉन्चर्स इस्तेमाल किए।
सिमिलरली कंबोडिया ने भी अपना रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किया और बॉर्डर पे जो स्कर्मिशेस हुई उसके दौरान भी कहा जा रहा है कि कंबोडिया ऊपर रहा। लेकिन जो लेटेस्ट ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक मलेशिया के जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं अनवर इब्राहिम, उन्होंने इन दोनों मुल्कों के हेड ऑफ़ द स्टेट्स को बुलवाया और सीज़ फायर, अनकंडीशनल सीज़ फायर अनाउंस कर दिया। यानी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का काम किया, जो उन्होंने पाकिस्तान, इंडिया और इसराइल ईरान वॉर जिस तरह रुकवाई थी, इस तरह मलेशिया के हेड ऑफ़ द स्टेट ने थाईलैंड कंबोडिया वॉर फ़िलहाल अभी तक तो कोई सीज़ फायर की वायलेशन रिपोर्ट नहीं हुई, रुकवा दी है। और ये रुकनी भी चाहिए क्योंकि जो अमवात होती हैं जंग के अंदर वो तो मासूम लोगों की होती है ना, किसी किसी का कोई ख़ास कसूर नहीं होता। तो अल्लाह करे दुनिया अमन के साथ रहे। आप सबका सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।